Pamzai, independent journalist on the dais. I will now request our moderator, Ms. Kaveri, to take the lead and commence the discussion, please. Thank you so much. Thank you, everyone. I hope you can hear me. I was just doing a quick back of the envelope calculation, and I realized we have so many women in leadership positions of various kinds. I wanted to look at just the grassroots leadership. So there are 100 million self-help group workers. There are 1.4 million Anganwadi workers. There are 97.5 million women farmers and 1.4 million elected women in panchayats. So that's a pretty formidable force. And the women I have today with me are representatives of it from various states and a variety of things that they've done and accomplished, which will make us all look very, very small, but in a great way. So I want to begin with Mana because she's like the veteran of all these summits, and she's a wonderful champion of sport and someone who's used sport as a tool for sustainability, for empowerment, for development, and for a really inspiring figure. Someone who came from nothing and has created a movement by herself. So, Mana, pehle aap mujhe bataiye. We'll do a quick round of introductions. I want them to talk about their own journey, and then we'll go on to questions. Mana, mujhe aap, I know सब जानते हैं आपके बारे में, but फिर भी आप मुझे संक्षिप्त में बताइए कि आपने जब कराटे शुरू किया, आपको लगा था कि 50,000 लोग आपके पीछे आएंगे? नहीं, एटलीस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो किसी को पता नहीं था कराटे क्या होता है. मुझे ही कॉलेज में जाने के बाद पता चला था. एंड मैंने जब कराटे खेलना स्टार्ट किया. आप मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं स्पेसिफिकली? मध्य प्रदेश में हरदा डिस्ट्रिक्ट, जो भोपाल से 130 किलोमीटर अंदर पड़ता है, मैं वहाँ से हूँ. और स्टार्ट करने के बाद कब वो आंकड़ा 76,000 पे पहुँच गया. अच्छा, 76,000. तो 50,000 गर्ल्स है, 76,000 ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारा. मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने बच्चों को सिखा पाएंगे. उद्देश्य बस एक ही था कि लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, लड़कियों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है कि वो कभी चाइल्ड मैरिज का शिकार ना हो, उनके साथ वायलेंस ना हो, वो अपनी लाइफ को बिना डरे जी पाएँ, खुल के अपनी लाइफ जी पाएँ. क्योंकि वो मैं नहीं जी पा रही थी, एंड मैं नहीं जी पा रही थी तो मुझे लग रहा था जो काम मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पा रही हूँ और खेल से मेरे अंदर वो चीज़ें आ रही है, तो कैसे इस काम को और लड़कियों तक पहुँचाया जाए. एंड वही एक था कि मुझे लगा कि अब ये काम सबके पास जाना चाहिए. जब आपने शुरू किया तो आपको काफ़ी ताने सुनने पड़े? बहुत. कैसे कैसे क्या लोगों ने बोला? तो जब 2013 से मैंने स्टार्ट किया कराटे खेलना, तो बाकी सब लोगों को ये पता था कि कराटे एक तो लड़कों का खेल होता है, मार्शल आर्ट लड़कियां नहीं खेल पाती. एटलीस्ट मैंने खुद ने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी खेल पाऊँगी. बट जब मैंने खेलना स्टार्ट किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया. जब मैंने घर पे करना स्टार्ट किया गांव पे, तो वहाँ पर सब लोगों को ये था कि ये क्या हाथ पे टूट जाएंगे, फिर तुमसे शादी कौन करेगा, इस तरह की चीज़ें आई. और जो एक चीज़ और निकल के आ रही थी कि सब लोग को ये लगता था कि लड़कियां सिर्फ शादी करने के लिए होती हैं, घर संभालो और शादी करके ससुराल जाओ. एंड मुझे लग रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो कुछ और ही करना है अपनी लाइफ में. वही चीज़ चल रही थी मेरे साथ कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है. लोग घर पे जब मैंने बताया कि मैं कराटे कर रही हूँ, तो सब लोगों का यही था कि क्या करोगी कराटे करके, जो अगर पढ़ने की परमिशन बहुत मुश्किल से मिली है तो पढ़ लो, बस कुछ नौकरी कर लेना छोटी मोटी, या पढ़ लिख लो, जितना परमिशन मिला उतना बहुत है. बट मुझे वो चीज़ रास नहीं आ रही थी. मुझे लग रहा था नहीं यार, मुझे तो कुछ और ही करना है, इन सब से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है. मैं पढ़ाई में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी कभी.
पढ़ाई सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे एक तो मुझे गेम्स खेलने थे और दूसरा मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि जिससे मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर सकूं। मैं पढ़ाई जब कर रही थी तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं मेरे साथ कोई वायलेंस हो रहा है, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, बैड टच हो रहा है, तो मैं उस चीज़ का डिफेंस कर पाऊँ, मैं उसको कुछ आंसर कर पाऊँ। लेकिन जब कराटे सीखा तो मेरे अंदर वो पावर आ रहा था जिससे मुझे लग रहा था कि नहीं, कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं उसको रिटर्न आंसर कर सकती हूँ। तो सब लोगों का ये था, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लड़कियों को ये नहीं कराना है। घर वाले कम, मोहल्ले में ज़्यादा सबको कि क्यों भेज रहे हो इसको कराटे जैसे खेल में, कभी इसके हाथ पैर टूट जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे ताने सुनने पड़े। आपने बोला नहीं मैं औरों के हाथ पैर तोड़ने लगे? नहीं। तो इन्होंने पढ़ाई के बदले स्पोर्ट चुना, आपने पढ़ाई चुनी वर्षा, और पढ़ाई के माध्यम से आपने पहले अपने आप को पढ़ाया और फिर अब आप औरों को पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। और आप कोल्हापुर से आती हैं, महाराष्ट्र से, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। थैंक यू। सबसे पहले मैं CI फाउंडेशन और आप सबके तहे दिल से आभारी हूँ क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ तक आने की। और by the way, I must say that they're all CII exemplars. They're all women who have competed with many like themselves and won these awards. So please, a great round of applause for them. It's a very competitive sort of prize, but they've done it so well. So congratulations to them. थैंक यू सो मच। मेरा नाम वर्षा अंकुश पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। एक छोटा सा गांव है अब्दुल्लाट नाम करके, वहाँ से मैं हूँ। एक्चुअली मेरी खुद की कहानी है। जैसे मैं 10वीं में थी तो मेरी खुद की शादी करने, घर के लोग बोले थे कि हाँ इसकी 10वीं हो गई, अभी इसकी शादी करो। एक्चुअली मैं हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, तो घर वाले बोले थे कि इसकी शादी करो तो ये उसकी सेट हो जाएगी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे आगे पढ़ना है, तो मैंने मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और ये कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद की और मैं आगे बढ़ती रही। और जब मैं इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थी तब मैं पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी करके एक संस्था है, उस संस्था से जुड़ी थी। और ज्ञान सेतु नाम का एक प्रोजेक्ट था और छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा एरिया में, नक्सलवादी एरिया में और ट्राइबल ब्लॉक में मुझे साइंस पढ़ाने के लिए जाना था और मैं गई थी। और मैंने उधर एक्सपेरिमेंट थ्रू साइंस पढ़ाया। और जब मेरी रिटर्न जर्नी थी तब मैंने डिसाइड किया, मैंने विचार किया कि वहाँ की बच्चों की जो सिचुएशन है वही सिचुएशन हमारे एरिया की भी बच्चों की है। तो मैं जब गांव वापस आई और मैंने मेरे गांव के स्कूलों में जाना शुरू किया, बच्चों को उन स्कूलों का सर्वे किया, तो मुझे दिखाई कि बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस के कंसेप्ट रट कर पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं, जो साइंस की असली समझ है उनको नहीं थी। और बहुत सारे स्कूल के जो साइंस लैब है वो बंद स्थिति में थे और कई स्कूलों में साइंस लैब भी नहीं थी। तो हमने काम शुरू किया जो बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना और जो वेस्ट मटेरियल है जैसे साइंस के टॉयज़ बनाना और उसमें से विज्ञान क्या है, तो ये काम हमने शुरू किया। इस तरह से अभी आगे बढ़ रही हूँ मैं। कितने स्कूल हैं अब शुरू में हमने 2 स्कूलों के साथ काम शुरू किया था, अब हम 60 स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। 40,000 बच्चों तक हम पहुँच चुके हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में जब हमें गवर्नमेंट स्कूलों में काम शुरू किया तो हमारा प्रकल्प जो छोटे कलाम नाम का प्रकल्प है, तो कहीं एक बच्चा था ईशान करके, वो चुपचाप बैठता था स्कूल में। और जब हमने उनके टीचर भी बोलते हैं ये शांत है, कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, तो हमने जब शुरू किया काम तो बच्चा धीरे धीरे खुलने लगा, बोलने लगा। और हमारे यहाँ बाढ़ बहुत आती है वहाँ के एरिया में, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया था जो फ्लड इंडिकेटर का, वो खुद लेके आया और हमें लगा कि वो बाहर से किसी से बनवाया होगा, तो मैंने खोला और उससे बताया कि ये अभी जोड़ दो, तो उस बच्चे ने खुद से वो जोड़ा और उसने एक्सप्लेन किया। तो हम काम कर रहे हैं
कि बच्चे आजू बाजू की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे वो हल निकाल रहे हैं। लोकल सोल्यूशन। हाँ, लोकल सोल्यूशन के साइंस का उपयोग करके वो हल निकाल रहे हैं। और हमारी इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। हाँ, और मुझे लग रहा है कि सिर्फ शिक्षा पाठ्यपुस्तक पर सीमित न रहे, बच्चा खुद सोचे, खुद अनुभव करे और खुद उस क्वेश्चन करे, ऐसा मुझे लगता है। तो जो शिक्षक है, शिक्षक भी, बट शिक्षक का भी माइंडसेट बदलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, नहीं? तो शिक्षक भी काम कर रहे हैं। जैसे हम शिक्षण संवाद के माध्यम से जब हम शिक्षकों पर पहुंचते हैं, तो हमने एक मॉक टेस्ट लिया था शिक्षकों के साथ कि वो खुद बच्चे बने और उनकी जो ट्रेडिशनल वे से वो पढ़ा रहे थे, तो उनको भी महसूस हुआ कि हाँ, इस तरह से हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे आनंद नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो वो धीरे धीरे जो नई NEP 2020 वाली जो नई पद्धति है वो अडॉप्ट कर रहे हैं और नई एक्सपेरिमेंट थ्रू वो बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे स्टोरीज भी है। मैं बहुत एक्चुअली टाइम लिमिट कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। अब हम फिर से आएंगे आपके पास। मुझे आप बताइए कि आपने सोया के साथ कब काम करना शुरू किया और क्यों? Why did you choose this? पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप लातूर से हैं, महाराष्ट्र। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम साधना देशमुख है, मैं महाराष्ट्र लातूर से हूँ। मेरा जर्नी ऐसा है कि मैं घर के बाहर कभी पड़ी ही नहीं थी। हमारे देशमुख घराने की महिला कभी घर के बाहर नहीं जाती, सर पर पल्लू रख कर ही जाती है। और मेरी शादी 2002 में हुई और उस टाइम मुझे लगता था कि मैं पढ़ूं, लेकिन मैं 12वीं तक ही पढ़ी थी। मेरे गांव में कोई नहीं था, मैं 5वीं तक हमारे गांव में स्कूल था, फिर हम दूसरे गांव में जाते थे और मेरे गांव में मैं पहली थी कि मैं 12वीं तक पढ़ी। और फिर मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद हमारे ससुर के घर के सब लोग पढ़े हुए थे, टीचर थे। मैं सबसे कम पढ़ने वाली थी। हमारे घर में ऐसा लगता था कि ये सबसे कम पढ़ी है, ये क्या करेगी, ऐसा लगता था। लेकिन मुझे शादी से पहले से लगता था कि कुछ तो बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि मेरे माँ और मेरे पापा जो है वो खेती करते हैं, लेकिन वो हमारे घर में ज़्यादा ऐसा चलता है कि किसानों के वो सोयाबीन वो होता है, इसमें उसको भाव नहीं मिलता। ऐसे ही चर्चा मैं घर में मेरे शादी से पहले मैं सुनती थी। फिर 2002 को मेरी शादी हुई। 2012 तक मैं कुछ नहीं, खाली घर में ही थी। फिर 2000, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मैं घर बैठकर क्या करूँ, कुछ 100 रुपये तो कमाऊँ। फिर मैं हमारे गांव से दूसरे गांव हम रहने के चले गए। मेरे पति का शॉप था उस गांव में, और वहाँ एक संस्था का ट्रेनिंग आया। ट्रेनिंग में वो लोग महिला जाती थी, ट्रेनिंग करती थी। मुझे भी लगा ये ट्रेनिंग है तो मुझे भी कुछ तो यहाँ जाकर सीखना है। फिर मैं उस ट्रेनिंग में मैंने भाग लिया। उस ट्रेनिंग 10 दिन का था। एक दिन जाने के लिए मैंने मेरे पति को बताया कि मैं जाना है मुझे और सीखना है। उन्होंने एक दिन की परमिशन दे दी। मैं जाकर एक दिन दिन भर में जो ट्रेनिंग में सिखाया वो आकर मैंने मेरे पति को बता दिया, क्योंकि मुझे अगले दिन जाना था। मैं वो उधर जाकर मैं क्या कर रही हूँ, हमारे घर के लोगों को भी गलत कुछ ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे दिन हमें परमिशन मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने जो ट्रेनिंग में सीखा वो मेरे घर में आकर मेरे पति को बताया। आई होप अब आप अपने पति से ज़्यादा कमाती हैं। हाँ। दिस इज द बेस्ट पार्ट। फिर मैंने उस 10 दिन के ट्रेनिंग में हमें सिखाया कि सोयाबीन का दूध बनाते हैं, और मेरे भी सोच थी कि हाँ, कुछ तो करना है, नया करना है। फिर उस ट्रेनिंग में 2 भी और शिकायत थे कि पीताम्बरी या वॉशिंग पाउडर। हमने सोचा कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे। सोयाबीन तो हमारे घर में है, हमारे हर घर में 10 बोरियाँ तो सोयाबीन होता है, और इस पर हमें काम करना है, क्योंकि हमारे लातूर ज़िले में बहुत कम बारिश होती है। अभी तो इस साल अभी तो क्या हुआ है कि गन्ना कोई नहीं उगाता। गन्ने के बहुत सारे कारखाना है वो, लेकिन पाउस कम होने के बाद बारिश नहीं होती, इसलिए सोयाबीन उगाते हैं। सोयाबीन 2-2.5 महीने का ही पीक है, और हमने सोचा कि क्यों हम इस पर काम नहीं करेंगे। क्या सोयाबीन तो हमारे जिला या महाराष्ट्र या भारत सब
पूरे ओल्ड में सोयाबीन उगाते हैं। अब आपके साथ कितने लोग जुड़ गए? अभी मेरे साथ हमारे एक 25 महिला है और मैंने अभी ट्रेनिंग 2-2.5 हज़ार महिलाओं को दिया है सोयाबीन का। अच्छा। क्योंकि सोयाबीन की वैल्यू एडिशन होने के बाद ही सोयाबीन का भाव, और हमारे ज़िले में तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान सुसाइड करते हैं क्योंकि कर्जा है उनके ऊपर, और सोयाबीन का जो गवर्नमेंट भाव देता है वो बहुत कम है, 4,000 के 5,000 तक, और सोयाबीन से खाली तेल निकालते और कोई प्रोसेसिंग नहीं होते। इसलिए हमने सोचा कि हम अलग प्रोसेसिंग करके हम इसकी वैल्यू एडिशन करेंगे और महिलाओं को भी रोजगारदारी देंगे और किसानों को भी। तो इफ़ यू डोंट माइंड माई आस्किंग, अब आप कितना कमाते हैं साल में? अभी हम इनकम टैक्स वाले तो नहीं है ना कोई? अभी हमारा महीने का तो 2-2.5 लाख का टर्नओवर हो रहा है। Wow. जब हमने 2012 से स्टार्ट किया था, एक कटोरी से स्टार्ट किया था। एक कटोरी का हम 4 साल तक कुछ भी नहीं कमा पाए थे, खाली टेस्टिंग देते थे, हम कुछ नहीं कमाते थे। फिर हमने सोचा कि हाँ, इससे और आगे जाना है, और अभी हम अब आपकी फैमिली में कोई कुछ बोलता तो नहीं होगा आपको? कोई नहीं बोलता, वो बोलते हैं जाओ 10 बाहर बार, जाओ। 10 बार हमारे फैमिली में कोई प्लेन से नहीं गया। वो बोलते हैं हम टीचर है, हम 1 लाख तक कमाते हैं कि, लेकिन प्लेन से कहीं दिल्ली नहीं। वो बोलते हैं दिल्ली आपका घर बन चुका है कि आप हर साल में दिल्ली जाते हैं। हम कैसे भी बहुत सारे राज्य में गए बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा। Wonderful. Saraswati, please tell us about yourself. And I think you're a veteran of your field. You've been working in your field for what, 25 years now. So talk a little about how you decided to make millets your life. By the way, we have 2 single women on the panel. I'm very happy. I don't know why I feel happy about it. I feel that they've sort of dedicated their lives to their work. That's Saraswati and Mana. They've decided not to marry. Good. Sometimes we need such role models as well. Tell me. Thank you, CA, for giving this wonderful opportunity. Actually, I am from one rural poor family. I am the first graduate. I am first college-going girl in my family. Wow. But what we thought, actually, everybody thought like that all the villages having food security, because they have lands, they can cultivate what they want to eat. But in scenario, in our area, there is no link between households and fields. There is only link between market and households and market and the fields. So whatever we want to eat, they can buy from market. Whatever they want to cultivate also, they procure from market, either seeds or fertilizers or everything. So this kind of situation, actually I am working with Sabala. Sabala is an organization working for socio-economic development of women, rural and tribal area for the last 2.5 decades in north coastal area of Andhra Pradesh, Vijayanagaram and ASR districts. So through Sabala, we are going to visit our villages to address on violence against women. So I am working with AP Women's Network, which network working on exclusively against gender violence. So with that for implementation of that activity, I visited villages. One thing I observed, I astonished also, because all the villages are very dry in states. So everybody depending on either ration, PDS rice, and rest of market. There is no food security. There is no there is no question of nutrition and health. So this kind of situation, why this kind of situation? Because they have lands. So why you are not cultivating food crops like either millets or some other crops like that? Then what they told, by that time actually all the dry lands which are cultivating food crops like these lands are occupied with either real estate or casuarina eucalyptus. So only wetlands are there. So those are cultivating for their planting for paddy. So men are going to urban areas for searching their new livelihoods like mason workers, construction labor, etc. But women are only living in villages. If we want to discuss anything, so only women and only evening time and early morning, only they are available only. So we started discussion and everything. So because I inspired, millets are the miracle grains and millets are the future, climate resilience cropping,
And millets are not a single crop, it's a cropping pattern. So the millets are the climate resilient solution. So for that I inspired from Deccan Development Society. As late P.V. Satish Gar is my guru. I am very happy to memorize our Satish sir. So millets, we strongly believe in that millets can provide food security, health security, fodder security, environment security, and finally financial security. So I believe in that, and I started a discussion and working on millets. So now it became a movement, and around 2,000 plus millet sisters with us working on towards millets development and food and also farming. And these are all exclusively women farmers. Yes, women Right. farmers. 2,000 of them. Yes. So did you have to teach them any particular skills on how to grow them and how to sustain them? Yes, ma'am. Actually, initially, actually young generation, they don't know about millets. Already the knowledge vanished from their minds and Right. also their kitchens. So if it all, revival of that knowledge, first of all, we started from fields, then only we can get from plates. So we started a discussion on women. So almost in that time, actually farmer in our mind, everybody, farmer means male only. So That's not true. yes, but actually female women are in always farming, but their labor invisible, unacknowledged and unpaid. So we addressed that. Women, we didn't convince them. We listened what they are doing, what they want. So all women need healthier families, income for their households, and financial autonomy. So through millets offered, so through millets network, through Millet Sisters network, we gave them dignity and identity, and also solidarity and a platform. And how much on an average, does a millet sister earn a year? Around through millets around 50,000. Wow. Yes, for one season only. One 3 season. months crop. Okay. Yes. So then what do they do the rest of the year? So they're cultivating other crops like paddy Right. and pulses and Right. other, because millets supports biodiversity farming. Right. So there are cultivables and uncultivables. Right. So they plate full of with nutrition Right. cultivables and uncultivables also. So it's sustainable Exactly. in every way. Mana, sustainability की बात कर रहे हैं तो sustainability का definition भी अलग-अलग होता है. In your case, it's also inclusivity and the fact that लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं. तो nothing is more sustainable than a people's movement. उसके बारे में बताइए that आप कैसे convince कर पा रहे थे लोगों को कि ये अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, इंडिविजुअल के लिए अच्छा है. तो फर्स्ट ऑफ कि हम जिस फील्ड में उतरते हैं उस फील्ड में आपको एक अचीवमेंट्स हासिल करना होता है, मतलब साबित करके दिखाना होता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है. बिल्कुल. तभी लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, तभी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट करती है, एंड देन फिर आपका मॉडल एक्सेप्ट किया जाता है. तो जब मैं निकल रही थी अपने यहाँ से, जैसे मेरे घर पे ऐसा था कि मैं अनवांटेड चाइल्ड थी, कि मुझे घर पे सबको लड़का चाहिए था और मैं अपने घर की 5वीं बेटी थी. एंड मेरे लिए बहुत बाकी बहनें क्या करती हैं? मेरी दीदियों की चाइल्ड मैरिज हुई, ससुराल में है अभी सब. मैं सबसे छोटी थी और चाहिए नहीं थी घर में. बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने स्ट्रगल देखा है कि लाइक जैसे अभी हम बाहर भी बात कर रहे थे कि घर में अगर थोड़ी सी सब्जी बची हो तो ये पहले डिसाइड करते हैं कि पहले भाई खाएगा, एंड अगर बचती है तो आपको मिलेगी, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं जो है वैसे. तो वो चीज़ें, फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा अपनी लाइफ में कि मैं ऐसे से बिलोंग करती हूँ, तो फिर हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि एक मंदिर है वहाँ नहीं जाना है, आपको इसी एक कम्युनिटी में रहना है, उधर नहीं जाना है, उस मोहल्ले में नहीं जाना है, इसको नहीं छूना है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो हर वो चीज़ आपको मतलब आप देख के आपको पता चलता है कि आपको बचपन से ही मतलब पता है कि ये चीज़ें नहीं करनी? नहीं, ये मेरे साथ हुआ है. मेरे पापा एक बड़े किसान के घर पे उनके जो गाय भैंस चराने के लिए जाते थे,
तो वो उनके घर में वो काम करने के लिए जाते थे। और हम लोग भी जब अगर जैसे क्यों गेहूँ लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो गेट के बाहर ही खड़ा होना था हमको। तो मैं नहीं, अंदर नहीं जा सकते थे। तो मैं हर बार हमेशा मुझे लगता था कि यार ये इंसान तो हम भी हैं, इतना भी कोई नहीं करना चाहिए कि हम किसी से बात ही ना करें कि आप उधर ही रहो, इधर नहीं आ सकते, एटलीस्ट ज़मीन तो जुड़ी हुई है। तो वो सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में खुद से फेस किया और मुझे लगता था कि ये पहले घर के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अभी मैं घर से बाहर निकली हूँ तो फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कम्युनिटी का माइंडसेट कि लड़कियों की है शादी करना है, ससुराल जाना है। एंड सबका एक जैसा ही था कि पढ़ लिख के क्या ही करोगे या कुछ भी करके क्या ही करना है, आपको तो ससुराल ही जाना है। मैं 8th क्लास में थी और मेरे घर पे मेरी शादी की बातें चलने लगी, क्योंकि मेरी दीदियों की तो उस टाइम तक चाइल्ड मैरिज हो चुकी थी। मेरी दीदी की 16 साल में 15 साल में शादी फिक्स हो गई और शादी हो गई सबकी, और मेरी फ्रेंड्स की शादी हो गई। मैं 8th क्लास में थी, मुझे 9th क्लास में एडमिशन लेना था पढ़ने के लिए, और मेरी फ्रेंड्स की शादी हो रही थी, वो जा रही थी ससुराल। और जब वो ससुराल से रिटर्न आती तो मुझे वैसे बहुत डर लगता था, क्योंकि जब वो ससुराल से आती तो मुझे उनकी कहानी बताती थी कि उनके हस्बैंड उनको मारते हैं। और मैंने अपने घर में अपनी कम्युनिटी में देखा है कि कैसे लोग जो पति हैं दारू पी के आ रहे हैं, अपनी बीवी को रोड पे घसीट के लेके आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो वो जो वायलेंस मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मेरी शादी हुई तो मेरा पति भी मुझे ऐसे ही मारेगा और मेरे को भी यही वायलेंस फेस करना पड़ेगा। एंड वो एक चीज़ थी कि उस मार को देख के मैं दहल गई थी कि मेरे को ये लाइफ नहीं जीनी है। एंड मैंने डिसाइड किया था कि मुझे नहीं शादी करनी है। बट मेरे लिए बहुत मुश्किल था घर पे ये कन्विंस करना कि मुझे कुछ करना है या मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरा भाई हॉस्टल में रहता था और मुझे पढ़ना था, मुझे जाना था हॉस्टल, क्योंकि मैंने कहा मुझे भी पढ़ना है, लेकिन घर की परिस्थिति भी नहीं थी और सबको लगता था कि लड़कियां हैं तो घर के अंदर रहें, मुझे मेरे छोटे भाई को संभालना है, घर में खाना बनाना है, घर की देखभाल करनी है, तो मुझे वहाँ नहीं जाने दिया गया। बट मेरे भाई को बोला तुम हॉस्टल में रहते हो, मेरी दीदियों की शादी हुई, दीदियों से बोला कि आपकी तो शादी हो चुकी है लेकिन मेरी लाइफ है और मैं करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे भाई और दीदियों ने मुझे सपोर्ट किया। एंड मेरे लिए क्योंकि मुझे ये सपोर्ट मिला तो मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम बना और घर में मैं कन्विंस कर पाई कि मुझे पढ़ना है। एंड फिर 9th क्लास में एडमिशन लिया। एडमिशन लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा, लेकिन वहाँ तक रोज़ जाना, पैदल जाना, वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि अकेले जाना घर से ना तो मेरे घर कितने किलोमीटर था? 5 किलोमीटर 5 चल के? हाँ, पैदल जाना होता था, क्योंकि कोई व्हीकल नहीं था और ना ही इतने पैसे थे कि बस अफोर्ड कर पाएँ, और बस भी बहुत टाइम से ही चलती थी। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा सबको ये कन्विंस करना। और इसी बीच में फिर ये हुआ कि इस टाइम तक मेरे साथ घर के अंदर बहुत वैसे हो रहा था कि जो क्लोज़ रिलेटिव हैं बैड टच कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो मैं घर से भी भागती थी कि कहीं और निकलूं, और जब मैं बाहर जा रही थी तो मुझे लोग भी ऐसे ही मिल रहे थे। तो मेरी लाइफ में ना मुझे लग रहा था मैं सेफ़ नहीं हूँ कहीं पर भी। एंड ये जब माहौल निकल रहा था 9th क्लास में ही मेरे घर वालों ने बोला बस हो गया, अब तुम शादी करो और ससुराल जाओ। एंड मेरी सगाई फिक्स कर दी। मैं जब 15 ईयर कंप्लीट हो रही थी और सगाई फिक्स हो गई तो मुझे लगा था कि एक स्टेप इतना लड़के में आगे गई, अब वापस मुझे वहीं रहना पड़ेगा। एंड मैं एज ए डिप्रेशन में जाने लगी। मुझे लगा अब मेरी लाइफ ख़त्म। एंड मैंने घर वालों को बोल दिया फिर कि मैं सुसाइड कर लूँगी पर मैं शादी नहीं करूँगी। एंड मैंने अपना सुसाइड नोट कंप्लीट कर लिया, और जब उन्होंने मुझे बोला कि इस डेट को आपकी सगाई है, मैंने बोला उसी डेट को मर जाऊँगी पर मैं शादी नहीं करूँगी। एंड वो मेरी लाइफ का अच्छा डिसीजन भी रहा, क्योंकि उस डिसीजन से ने ही मेरे घर वालों को ये बताया था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो सकती है, उनका नाम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बात चली गई है कि मैं पढ़ने बाहर जाती हूँ, और फिर ये मार्केट में बात फैलेगी कि मैं बाहर जाती हूँ, देखो एक लड़की को बाहर निकाला तो बाकी लड़कियों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। बहुत सारी इसी तरह की बातें मार्केट में आने लगी। एंड फाइनली फिर मैंने जब पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो गया। 9th क्लास से 12th क्लास तक मैंने पास आउट किया, और 12th क्लास मेरा जस्ट फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। 13 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ मुझे कराटे मिला। एंड कराटे ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जिससे मुझे लग रहा था कि मैं अब आवाज़ उठा सकती हूँ। एंड वो हर एक पंच, हर एक किक, और जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे वो ताकत मिल रही थी।
एंड मुझे लग रहा था कि अगर ये ताकत बाकी के गांव में और लड़कियों के साथ भी आएगी तो बहुत इजी होगा कि लड़कियां कॉलेज तक इजीली आ जाएगी। मैं अकेली ग्रेजुएट नहीं बनती अगर उस टाइम तक ये माइंडसेट होता। तो मैं अपनी कम्युनिटी से सबसे फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने, बट मुझे लग रहा था अब ये चीज़ मुझे और लोगों को देनी है। एंड बहुत मुश्किल रहा सब लोगों को ये कन्विंस करना, बट मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने खेलना तो स्टार्ट किया ही, अपने गांव के स्कूल में सिखाना स्टार्ट कर दिया, गांव में सेंटर से स्टार्ट किया। एंड वहाँ पर लोगों का यह है कि लड़कों को सिखाओ, लड़कों का काम है ये। सिखाने के लिए लड़की जा रही है लेकिन उनको सिखाना अपने लड़कों को है, तो सब लोगों का ये था। मैंने बोला मैं लड़कों को तभी सिखाऊंगी जब वो अपनी बहनों को लेके आएंगे, अगर वो बहन को नहीं लेके आएंगे तो फिर मैं नहीं सिखाऊंगी। तो सब लोगों को लगा बहन क्या करेगी सीख के, उसको तो ससुराल जाना है, पति को थोड़ी मारेगी, पति को मारने के लिए क्यों सिखाना है, मतलब अपनी सास को मारेगी क्या, मतलब सिंपल सबके एक ही वर्ड था कि ससुराल जाके अपनी सास को मारेगी, अपने पति को मारेगी क्या। तो मेरा ऐसा था कि मारपीट करने का ही मारपीट करने का खेल नहीं है कराटे। कराटे हम सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं, खुद की आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं, और कराटे कॉन्फिडेंस देता है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सेल्फ डिफेंस होता है। तो वो चीज़ें रही। तो एक तो आइडियाज़ लगाने पड़े, दूसरा हमारा एक यूनिक अप्रोच ये भी है कि हम यूनिक जो हमारे कराटे के सेंटर्स होते हैं वो स्कूलों में होते हैं। आफ्टर स्कूल, जैसे स्कूल की छुट्टियां हो जाती है तो कहाँ कहाँ है मध्य प्रदेश में, कितने सेंटर्स हैं आपके? अभी 50 विलेजेस में सेंटर्स हैं हमारे। हाँ, उसमें भोपाल, हरदा, नर्मदापुरम, टीकमगढ़, तो आप हर देवास। जगह ट्रैवल करते हैं कि आप एक जगह तो based फर्स्ट मैंने बहुत ट्रैवल किया अलग अलग विलेजेस में, और मैं जिस विलेजेस में जाती 3 मंथ के लिए जाती थी। इन 3 महीने में वहाँ पे एक ट्रेनर, सेकेंड लाइन लीडर तैयार करती थी और फिर उसको वहाँ पे छोड़ती थी और उसको बोलती थी वो सिखाए, एंड मैं फिर मॉनिटरिंग के लिए जाती थी। तो ऐसे मैंने अलग अलग ट्रेनर्स तैयार किए, एंड फिर अपने जो मेरे कोच है रितेश तिवारी सर, उनके साथ मिलके फिर हम लोगों ने ऐसा सिखाना स्टार्ट किया। और फिर हम ट्रेनर्स बनाने पे आए कि अब हर गांव में जाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने ट्रेनर्स बनाना स्टार्ट किया, ट्रेनर्स तैयार करने स्टार्ट किया, और वो ट्रेनर्स जाके फिर अपने अपने गाँव में सिखाते हैं। तो एक सेफ स्पेस ऐसा भी बना कि क्योंकि गांव, उसी गांव का ट्रेनर्स हम चूज़ करते हैं, खासकर लड़कियां, तो लड़कियों से लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। तो पेरेंट्स के लिए भी एक है कि कोई लड़का सिखा रहा है तो नहीं आएंगे, बट अगर कोई लड़की सिखा रही है तो हाँ ठीक है चलो वैसे सिखा लो। लड़कों को सिखाने में उनको कोई आपत्ति तो नहीं होती है? नहीं, लड़कियों को तो नहीं होती, नहीं, लड़कों को पहले होती थी, बट बाद में जब हमारे सेशंस भी होते हैं, क्योंकि हमने ऐसे अपने मॉडल्स भी रेडी किए हैं 48 सेशंस। तो जब हम सेशंस कर रहे हैं, जब हम इक्वल उन दोनों को सिखा रहे हैं साथ में, तो उनके अंदर एक चीज़ आती है, लड़के अब बोलते हैं कि हम कैसे बोले, लड़कियां कमज़ोर होती है, हम तो लड़ना भी लड़कियों से सीख रहे हैं। तो ये जो एक माइंडसेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से एक लड़के ने ये बातें पूरी पब्लिकली बोली खड़े होके। पानतलाई का एक लड़का था गांव का ही, उसने ऐसे पब्लिकली बोला कि हम कैसे बोलें कि लड़कियां कमज़ोर होती है, हम तो लड़ना भी लड़कियों से सीख रहे हैं। एंड बाकी लड़कों को भी वो चीज़ें समझ में आई कि लड़कों का काम लड़कियों को छेड़ना, ताड़ना या उनको कमेंट्स करना ही नहीं होता। अगर कोई कर रहा है तो हम कई बार ऐसे चुप रहते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमें क्या ही करना है, बट अगर एक लड़का एक स्टैंड लेता है तो बाकी लड़के करने से पहले सोचते हैं और लड़कियों के लिए सेफ स्पेस बनता है। तो वो हमारे यहाँ के लड़कियाँ वो चीज़ करने लगे हैं, तो लड़के सेफ रह रहे हैं, लड़कियाँ। बिल्कुल। वर्षा, ये जो मानसिकता है ना कि अपना जीवन बदलो बट औरों का जीवन भी बदलो, आई थिंक ये आप सब में कॉमन है, और ये बहुत बड़ी बात है, बट ये सब में नहीं आती है। तो आपको कब लगा कि नहीं, अगर मैं अपना जीवन सुधार सकती हूँ, औरों में भी मैं ये चेंज ला सकती हूँ? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं देख रही थी, जैसे मैं बड़ी हो रही थी और देख रही थी कि आजू बाजू में हमारे ब्लॉक में बहुत सारे सुपरस्टिशंस हो रहे थे और कोई सुसाइड भी कर रहे थे यंगर्स। तो इस पर मुझे काम करना है, ये मैंने डिसाइड किया था। अब मेरी खुद की संस्था है विद्योदय फाउंडेशन करके, हमारे संस्था में अभी 25 लोग हैं, उसमें 23 महिलाएं हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और 3% ही जेंट्स है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम काम करते हैं, एक्चुअली जब मैंने शुरू में काम किया तो मेरे साथ कोई नहीं था, अकेले ही कर रही थी, लेकिन मैं चलती रही, मैंने हिम्मत नहीं हारा और जैसे बोलते हैं मैं चल रही थी और कारवा बनता रहता था, बन रहा था।
तो हम विश्वास के साथ पेरेंट्स से मिलते थे, कम्युनिटी में काम कर रहे थे, स्ट्रीट प्ले के द्वारा, जैसे जन जागृति है, प्रबोधन है, साइंस के बारे में, पेरेंट्स के साथ भी अच्छे से बात कर रहे थे, शिक्षकों के साथ ट्रेनिंग्स जैसे शिक्षण संवाद के माध्यम से हम उनसे जुड़ रहे थे। अभी 2000 टीचर्स अभी कृतियुक्त जैसे एक्टिविटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब हम विश्वास के साथ एक कौन सा भी काम हाथ लेते हैं तो धीरे धीरे सब लोग उस पर विश्वास रख के वो काम आगे बढ़ाने के लिए मदद भी करते हैं। बिल्कुल। आपको भी यही लगा क्योंकि पहले कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था कि इससे आपको लाइवलीहुड मिल सकता है सोया फार्मिंग से? मुश्किल था पहले लोगों को समझाने में? हाँ, मुश्किल तो था कि लोगों को लगता ही विश्वास ही नहीं कि सोयाबीन का कोई बनता है और वो खाने के लिए अच्छा है। हमारे गांव में तो सबको मालूम है कि सोयाबीन से खाली तेल ही निकालते हैं, इतना ही मालूम है। और लोग अभी भी हम 12-13 साल से हम काम करे अभी भी बोलते हैं कि हाँ ये चलता है, ऐसा ही हमको ही हम इसीलिए हम बहुत सारी रणनीति की कि हम लोगों को कैसे समझाए कि सोयाबीन से बनता है और एक खाने के लिए अच्छा है। हम गट की मीटिंग लेते थे, ग्राम सभा लेते थे, उसमें जाकर हम बोलते थे कि हाँ ये अच्छा है। और महिलाओं को भी हम बताते थे कि ये सेहत के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और सोयाबीन में कैल्शियम है। और मैं ही जब मैंने ट्रेनिंग लिया था तब मैं एक जॉइंट पेन की पेशेंट थी, मैं चल भी नहीं सकती थी। और हमारा रोज का काम था कि हम घर में 1 वाटी सोयाबीन भिगोते थे और मिक्सर पर हम दूध बनाते थे और वो टेस्ट करते थे। पहले दिन बनाया तो बहुत ख़राब लगा, हमें लगा कि हमने तो बहुत बड़ा सोचा कि हम इस पर काम करेंगे, ये तो हम ही नहीं पी पाए। फिर हमने सोचा कि नहीं, ये सोयाबीन इतना ज़्यादा हम उगाते हैं तो इस पर कोई ना कोई किसी ना किसी से इस पर काम करना है। फिर हमने क्या किया, हर दिन हमने अलग अलग प्रयोग करना शुरू किया, रिसर्च किया कि इसमें इसेंस डालेंगे या कोई फ्लेवर ऐड करेंगे या गाय का दूध या भैंस का दूध। ऐसा करते करते हम पीते थे। मुझे जॉइंट पेन का त्रास था, मुझे डॉक्टर ने मुझे नींद नहीं आती थी तो मुझे एक गोली दी थी कि आप ये गोली खाकर सो जाइए, इतना बहुत ज़्यादा पेन था। तो जब मैं पीती थी मुझे पता नहीं चला कि मेरे शरीर से वो कब वो जॉइंट पेन का दर्द निकल गया था। और उस टाइम मेरी उम्र थी 24 या 25 होगी। तब जब मैंने और एक दिन क्या हुआ, हम भाड़े के घर में रहते थे और हमारी जो घर मालकिन है वो बहुत तंग करती थी कि आप रात में कितनी देर तक मिक्सर चलाते थे। और मुझे शर्म आती थी कि मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या करती हूँ, वो हंसेगी ऐसा लगता था। फिर एक दिन मैंने क्या किया, एक गिलास दूध उनको लेकर गई और उनको बोला कि आप पी लीजिए। उन्होंने पिया और वो बोली एक किसका दूध है? मैंने भैया बोला आपको कैसा लगा? तो वो बोली हाँ ठीक ठाक है, ऐसा बोला। मुझे लगा हाँ वो ठीक ठाक बोल रहे थे, यानी कि ये चलेगा, ये अच्छा है। किसी को मुझे पता है कि ये सोयाबीन का दूध है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको पता नहीं उसको तो ये नहीं। वो बोली कि आपने दुकान पुड़े का दूध होगा ऐसा लगा। तो मैं बोलती हाँ मैं 50% तो मैं इस पर अभी ये हो कि मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर हमने जब कहीं भी जाते थे तो हमारा वो रिसर्च हर दिन चलता था। फिर हमने क्या किया, हमारी भाड़े घर वाली बोलती थी, हमने हमारा घर ले लिया, हम उधर गए। फिर हमने क्या किया कि जिधर भी हम जाते बचत गट के मीटिंग में तो हमारे पर्स में हमारे प्रोडक्ट रखते थे कि सबको बताना चाहते थे, डायरेक्ट मार्केटिंग, सबको बताना था कि हम क्या कर रहे, नया अलग क्या कर रहे।
और सब बोल रहे थे, हमारे घर वाले भी बोलते थे, हमारे सास ससुर या बोलते थे ये कुछ भी नया करे, ये ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है, और ये कुछ तो मेरे पति का जो शॉप था वो मुझे सपोर्ट करने लगे थे, वो भी मेरे साथ आते थे, और घर में आने वाली जो आमदनी है उसमें बहुत सारा ये होता था कि हम दोनों बाहर जाएंगे तो घर में पैसा कहाँ से आएगा। मुझे ऐसा भी लगता था कभी कभी ये भविष्य में चलेगा या नहीं चलेगा, कभी कभी डर भी लगता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, फिर भी लगता था नहीं इसको कुछ तो होगा, ऐसा लगता था। लेकिन हमने ठान लिया था कि हम ये कर रहे तो हम ये करेंगे, क्योंकि ये सोयाबीन सब के लिए, सबके सेहत के लिए अच्छा है। भले इसके लिए हमें कितनी भी परेशानियां उठानी पड़े, हम अभी तक 10 बार जीरो बन गए हैं उसमें। अभी हम इतने हीरो बन गए, अब हीरो बन गए। हाँ, अभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये, और हमारे एक सर बोले थे, हमने जब सोयाबीन का स्टार्ट किया था, हमने उनको बोला था कि हमको ट्रेनिंग चाहिए इसकी कि सब प्रोडक्ट बनाने की। उन्होंने बोला था कि वो केवीके पर जाइए, आप केवीके पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हम जब केवीके पर गए, वहाँ की मैडम बोली हाँ है ट्रेनिंग, लेकिन अकेली को नहीं दे सकती, मैं आपका ग्रुप बनेगा। तो मुझे लगा कि मैं ग्रुप कहाँ से लाऊं, मेरी तो जान पहचान ज़्यादा नहीं है, मैं कभी बाहर नहीं गई, किसी को नहीं बोलती थी। फिर हमने गांव में आकर जब हमारा काम सोयाबीन का था, और एक था कि क्लाइमेट चेंज, यानी धुरचूर, सोलार वाटर हीटर, बायोगैस और टॉयलेट, ये भी हम संस्था से जुड़कर काम शुरू किया था। और मैं बाहर जाते जाते हमारे गली की औरतें बोलती आप तो बाहर नहीं जाती थी, अब बाहर कैसे पढ़ रही हो। तो मुझे वही ये था कि मुझे कोई तो पूछे कि आप काम क्या कर रही हो और बाहर क्यों जा रही हो। मैंने उनको बोला कि ये एनर्जी प्रोडक्ट है, ये सोलार आपके, हमारे यहाँ तो 2012 में लोड शेडिंग बहुत थी, और पढ़ाई के लिए बच्चों को भी बहुत मुश्किल होती थी, पानी का भी कोई फिल्टर विल्टर वो नहीं था, टॉयलेट का भी बहुत सारा इशू था, और ये था, इस पर भी हम काम कर रहे थे। उनको बोला कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप ले सकते हैं। उसी के साथ मेरा सोयाबीन का भी मैं प्रोडक्ट उनको बताती थी कि ये एक मैं अलग भी एक काम कर रही हूँ। तो कितने लोग जुड़ गए आपके साथ? अभी तो हमारा नहीं, उस समय जब फिर आप वापस गए केवीके, कहाँ केवीके आप वापस केवीके, हाँ, फिर मैंने क्या किया, एक काम करते करते मुझे ऐसा भी महिला बोलती थी कि हाँ मुझे भी आपके साथ जुड़ना है, आप क्या कर रही है। तो मैं बोली मेरा मार्केट भी मुझे बनाना है, तो आप अचार पापड़ कुछ तो बनाइए, मैं आपका अचार पापड़ हमारे जिले में। कितने लोग जुड़े? तभी हमारे साथ 100 या 100 से ज़्यादा महिला हमारे साथ जुड़ी, और मैंने 100 महिलाओं का एक एग्जीबिशन, छोटा सा एग्जीबिशन रखा था हमारे गांव में कि वो अचार पापड़ बेचने के लिए। तो उस टाइम एक दिन में उनका सेल 50,000 तक आता, एक दिन का नहीं, सुबह से 9 बजे तक तो बारिश थी, 12 से फिर बारिश हो गई, और 2-3 घंटे में उन्होंने 70-80 हज़ार का 50,000 का हुआ। और मेरा जब मैं एनर्जी प्रोडक्ट का जब मेरा उद्घाटन था, उस टाइम मेरी तो किसी से पहचान नहीं था। उस दिन मेरा 1.5 लाख का मेरा बिजनेस हुआ था। जब हमारी संस्था बोलती थी कि आप 10,000 इन्वेस्ट कीजिए, मुझे लगता था 10,000 इन्वेस्ट करूँगे तो ये प्रोडक्ट लेकर किसको हम बेचेंगे, हमें तो मालूम नहीं था, ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। फिर हमने ये स्टार्ट किया और हमारी ज़्यादा जान पहचान हो गई, और मैं 10 महिला लेकर केवीके पर गई। मैं मैडम को बोली अब मुझे ट्रेनिंग चाहिए। मैडम तभी तो हमारा हर दिन का जो हमारा रिसर्च चलता था, हमने सब करके हमारा प्रोडक्ट फाइनल बना भी था, लेकिन हमको एक कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, कहाँ से सर्टिफिकेट तो चाहिए ना। Saraswati, this is the main problem, na, that everybody needs a mentor, everybody needs a helping hand. So that is where organizations such as yours step in, because people may have ideas, but to implement them, you have to tell them how to go about it, bank loans, training. So how has that journey been? Has it been simpler? Has it become easier in the past 25 years? Actually, it's not at all easy, ma'am, because
recognition of millets is the toughest job Right. for the farmers and also, I mean, bankers and everybody. Because there is no bank, I mean, crop loan for millets. Only crop loans for cash crops like casuarina or something, I mean, paddy or, I mean, Even sugar after cane, the etc. millets here and all that? Of course, after 2 decades. So, initial stage, we have to focus on different strategies. Like, Right. first of all, there is no seed for cultivation of millets. So, seeds are the very important tool. So, we focusing on 3 key strategies. Like, one is seed sovereignty. So, actually, initially we facilitated our farmers by revival of traditional climate resilient seed varieties, which they can easily sow and save and So exchange that and meant a protect. whole lot of research as well that you Yes, had to do. we approached. I mean, initially, we approached our local Right. villages and the tribal villages, what they have already, and also we approached our research stations, millet research stations, Deccan Development Society, and IAMR, and everybody. We searched and we urged for giving some good varieties of seeds, and then low cost natural farming practices, because we have to make viable millet farming, then input heavy cash crops. So for that we trained our millet sisters on practicing natural farming on their own farms. So it decreases their cost of cultivation and also risks. And finally, I mean, building local value chains Right. through our millet sisters. So quickly, just the last question to all of you. One thing that you'd like people to take away from you today, one thing that you'd like to tell them, whether it's about what you plan to do next or what you hope, a change that you hope to see. Yes, actually, we are all talking about millets. Millets not about I mean crop. It's a resilient strategies, because we are all talking about sustainability. So we are all facing. I mean, now itself, food security is a future struggle. Right. Becoming a future struggle. So everybody thinking on those lines. So our resources are very minimal. Our resources we are only locating only one area of operation, only 20 or 32 villages only. But there is a dire need to replicate this kind of models everywhere. So for that, we need that kind of support, and from government and from bankers and from research stations and the education institutes also. Absolutely. Yes. आप एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि लोग सुने और इस पे अमल करें कि एक चेंज आप देखना चाहते हैं अगले 5 सालों में, जैसे सोया फार्मिंग के बारे में आप कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा पॉपुलर बने और महिलाएं आएं? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे फार्मर लोगों को सोयाबीन का भी भाव अभी तो बढ़ा कर देना है, और मेरे साथ और महिला जुड़ा, मुझे तर अगले 5 साल तक मुझे लगता है कि मैं 1000 से ज़्यादा मेरे साथ महिला आ जाएंगी. Very good. Good aim to have. What about you, Varsha? Is there one thing that you'd like to tell people here? एक्चुअली Support you, give you more money. एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि हम साइंस की हमारी लैब भी वैन भी है जो पूरे महाराष्ट्र में घूमती है और हर स्कूल में साइंस के वर्कशॉप भी लेती है. और मैं ये गर्व से कहना चाहती हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा आगे जाके साइंस में, मैथ्स में, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है. जैसे हमारे आपने एक example पहली बैच की हमारी स्टूडेंट है स्नेहा नेजे करके, वो अभी उसका भोपाल में आइसर में उसका एडमिशन हो गया है. और उसका पहले कॉल आया मुझे, और वो उसने बोला मुझे first person हाँ she called. उसने बोला कि दीदी मैं आपकी स्टूडेंट साइंटिस्ट बनने जा रही है. तो मुझे बहुत आनंद हुआ. मैंने पूछा आप क्या करने वाली हो, तो उसने बोला कि दीदी मैं खेत पर, किसानों पर मैं काम करूँगी. जैसे हम साइंस टेम्परामेंट भी बढ़ा रहे हैं और एज वेल एज वो वैल्यू एडिशन भी हो रहा है. बच्चे समाज के प्रति भी विचार कर रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं. मैं अभी यही बताना चाहूँगी कि
आप विश्वास के साथ इन्वेस्ट करें। जैसे हम काम कर रहे हैं लेकिन कम से कम 5 वर्ष के लिए हमारा काम आगे बढ़ने के लिए फंडिंग करें। जैसे सिस्टम के साथ काम करने के लिए समय लगता है, लेकिन आप जो कि ग्राउंड की जो भी काम है वो हम आपके तक पहुंचाएंगे। और जैसे कि सिर्फ जैसे हम स्टेम के किट बना रहे हैं, जो स्थानिक सिर्फ साधनों के अभाव से वो काम बंद ना हो। जैसे केवल टूल्स न बने, जो शिक्षक है, शिक्षक भी अच्छा प्रशिक्षित हो, वो भी अच्छे तरह से ग्रामीण शिक्षकों को भी अच्छे से ट्रेनिंग मिले ताकि वो आत्मविश्वास से सभी बच्चों को पढ़ाए, ऐसे मुझे लगता है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सबसे लास्ट में ये कहूँगी स्टेम का जो है वो स्थानिक भाषा में विकसित होना चाहिए। और मैं आप सभी को ये भी कहूँगी कि जो हमारा काम है उसको आप स्वतंत्र मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और जैसे मीडिया हो, कॉरपोरेट जगत में मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि हमारे ये जो कार्य हम कर रहे हैं वो आप सब लोग काम हमारा सामने लाए। और अब हम 60 स्कूलों के साथ कर रहे हैं। एक स्कूल के लिए 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। जैसे कि उस स्कूल में लाइब्रेरी हो, बच्चों का फील्ड विजिट हो, बहुत सारे जो एक्टिविटी चलती है वो एक स्कूल के लिए 2.5 लाख लगता है। अभी हमें आगे 300 स्कूलों के साथ हमें काम करना है। तो मुझे लगता है कि आप सभी की जब यहाँ इस रूम में जो 50 जो लोग हैं, जो आप मदद करें 100 लोग, तो हम ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे भारत देश के लिए साइंस, विज्ञान और तंत्रज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो साइंटिस्ट है, वर्षा will make a very good politician. जैसे कलम से कलाम तक लेने का हमारा जो प्रयास है, जो छोटे कलाम हम बना रहे, इसमें आपकी सहयोगिता जो मिलेगी तो हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। Next time I want to see you as an MLA. थैंक यू। Mana, quickly, what change आप क्या देखना चाहते हैं? एक चेंज जो आप देखना चाहते हैं। तो एक चेंज ये कि मतलब एक तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर भी लड़कियाँ हैं सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और वो माहौल अभी मिल नहीं पा रहा है। तो मतलब मैं सबको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देती हूँ, और ये सेल्फ डिफेंस सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं है, सेल्फ डिफेंस से सेल्फ डिपेंड तक का एक सफ़र होता है। तो वो एक लाइवलीहुड प्रदान करना, उनको एज अ ट्रेनर्स के रूप में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देना। और मैं चाहती हूँ, जैसे हम लोगों ने एमपी में जब निर्भया केस हुआ था 2012 में, तो हमने 13 में गवर्नमेंट से बात की थी, सीएम सर से, एंड वहाँ पे अभी कराटे कंपलसरी हुआ है स्कूलों में, पर बहुत ही अभी भी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन और वो सब चीज़ें नहीं हो रही है। तो एक तो उसको ना खेल को करिकुलम में शामिल किया जाए, जहाँ पर जैसे जिस तरह से एजुकेशन को वो अनिवार्यता है ना कि ये तो होना ही चाहिए, तो वैसे स्पोर्ट्स का भी होना चाहिए कि स्पोर्ट्स होना ही चाहिए, हर स्कूल हर जगह पे होना चाहिए। ट्रेनर्स हर जगह पे अवेलेबल होने चाहिए, तो हम लोग ट्रेनर्स ही तैयार कर रहे हैं अपने यहाँ पर। हमारे जो मॉडल में 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट तो जैसे हम ग्रामीण जगह पे सिखाते हैं, तो वहाँ से हम प्लेयर्स तैयार करते हैं। अब वो प्लेयर्स एक लेवल तक तो तैयार हो जाते हैं, वो स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल तक, लेकिन वो आगे जाके हार जाते हैं। उसके 3-4 रीज़न होते हैं। फर्स्ट ऑफ तो वहाँ पे बेटर इक्विपमेंट नहीं है उनके पास। सेकेंड, उनके पास ना तो न्यूट्रिशन नहीं है, ना पोषण उनको मिल पाता है जिसकी वजह से वो अच्छा प्लेइंग कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं। हमारा ये है कि हमारे हर साल 30 समथिंग प्लेयर्स, सुपर 30 प्लेयर्स निकलते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल तक जा सकते हैं। अभी हम उनको चाहते हैं कि एक तो वो हमारा एक सुपर 30 का एक मॉडल है, उसको सपोर्ट करें कि वो 30 प्लेयर्स कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए उसके लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड, हमारा समर कैंप होता है। समर कैंप हम अप्रैल से जून करते हैं, और जो समर कैंप का मॉडल है उसमें हम लोग ट्रेनर्स तैयार करते हैं। उसमें हम अलग अलग कम्युनिटी में जाके नए सेंटर्स इस्टेब्लिश करते हैं, और वो जो वहाँ से जो हमारे सेंटर्स, जो हमारे नए ट्रेनर्स बनते हैं, वो फिर सेंटर लीडर बनते हैं, और फिर एक अलग सेंटर नया इस्टेब्लिश होता है। तो इस तरह से हमारे सेंटर इस्टेब्लिश होते हैं। तो एक तो समर कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए सपोर्ट, और दूसरा फिर जब हमारे सेंटर्स बन गए उसको इस्टेब्लिश करने के लिए।
तो इससे अभी हमारे 50 सेंटर्स चल रहे हैं, बट हमारा तो ये है कि हमको पूरा एमपी में ही काम करना है एंड एमपी के बाहर भी काम करना है। अभी हम ट्रेनर्स इसीलिए बना रहे हैं कि हम इंडिया में कैसे पहुंच सकते हैं। हमारा मॉडल ही वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनर्स बनाएं अलग अलग जगह पे और जाके पूरे इंडिया में सेंटर इस्टेब्लिश करें। एक जो हमारा है कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। मतलब हम अभी जो ट्रेनिंग कराते हैं वो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वो हमको स्कूल का जो ग्राउंड होता है वो मिलता है शाम को 5 बजे के बाद। तो अच्छे प्लेयर्स तैयार करने के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा सके उनके लिए हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक ट्रेनिंग सेंटर चाहिए हमें। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर बनता है तो हमारा जो ट्रेनर्स बनाने का जो मॉडल है वो सक्सेसफुल होगा और हम एक साल में ज़्यादा ट्रेनर्स बना सकते हैं जो ज़्यादा जगह पे जा सकते हैं। सेकेंड, जो चिल्ड्रंस सुपर प्लेयर्स निकल रहे हैं जो नेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं या स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोग का बेटर ट्रेनिंग हो पाएगा और उनका बेटर ट्रेनिंग होगा तो हमारे देश में एक ओलंपिक प्लेयर्स मेडल नहीं लाएगा, एक गोल्ड मेडल नहीं आएगा, ज़्यादा मेडल्स आ सकते हैं। उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो एक हमारा है। और तीसरा हमारा जो क्योंकि हमारे अलग अलग गांव में सेंटर्स हैं तो लड़कियां इतना दूर ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, तो अगर वो ट्रेनिंग सेंटर होगा तो वहाँ पर हम उसको रेसिडेंशियल बना सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चियों को भी हम ट्रेन कर सकते हैं। So I think बोलिए। हाँ सॉरी नहीं कोई अपॉलॉजी नहीं, बट जल्दी। हाँ, हमारा और एक है कि हम हम सोयाबीन का प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे गांव में बनाते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है सोयाबीन खाने के लिए। तो इसका मार्केटिंग सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटी में है, पुणे या मुंबई या दिल्ली, और हम इसका ज़्यादा मार्केटिंग बढ़ेगा, हमारा को इसका सपोर्ट मिलेगा मार्केटिंग के लिए और एडवर्टाइज के लिए, तो भी हम फार्मर को भी अच्छी तरह का भाव भी दे सकते हैं और महिलाओं को भी रोज़गार भी उपलब्ध कर सकते हैं। So as you can see, they have their future mapped out. I think all they need is support from society, from corporates, from the government. And this is, I think, what leadership looks like. They're not working only for themselves, but for society at large. Thank you very much, all of you. It was a real pleasure to talk to you. And I think you can all meet them individually after this session and share more stories. Yes, please. Sure. हाँ बिल्कुल। हाँ, Good question. मैंने CMEGP का 50 लाख का लोन लिया है और हमारा 50 लाख ऐसा हमने 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी नवंबर में हमारे 3 साल पूरे होने वाले हैं अभी तो, और हमको बिजनेस बढ़ाने ये तो हम EMI पर अभी भी जो भी कमाते हैं EMI में ही जा रहा है, ऐसा है। तो अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन और हमें मशीनरी भी लेनी है, लेकिन ये कर्जा जो होता है ना, आपको सबको मालूम है, कर्जा जब सिर पर होता है तो बहुत टेंशन भी होता है। एक ही महीना EMI जो नहीं भरा तो सब घर में आ जाते हैं। तो हमें आगे भी बहुत सारी इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फाइन बनाना है बड़े बड़े शहरों से, भारत या ग्लोबल प्रोडक्ट है हमारे, बाहर भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हम करना है का हमारा हम करने वाले हैं। इसके लिए भी हमें कोई तो सपोर्ट है। तो We formed around 200 joint liability groups directly linking with credit linkage with banks, national banks. Each group around 50,000 to 1 lakh. For millets cropping and cultivation, and also some value addition, some small units establishment, etc. एक्चुअली मेरा बिजनेस नहीं है मॉडल, लेकिन मेरी 10वीं के बाद मैंने जब डिप्लोमा किया तो मैंने एजुकेशन लोन लिया था और उसके बाद इंजीनियरिंग की, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद किया, तो मेरी पढ़ाई मैंने पूरी की। इसलिए मैं कहती हूँ कि मन में जो इच्छा है वो जब पूरी करनी है तो आपका निश्चय अच्छा होना चाहिए, जो सब बाकी के लोग भी मदद करते हैं, और यही प्रेरणा लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ, जो कि मैं समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो समाज के लिए मैं कुछ तो करूँ, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद। Manato is just all about blood, sweat and tears, no loans as such, right? Great. Thank you so much, everyone, for being engaged, and for all of you for your stories and for your lives. Thank you.
think a huge round of applause for all of them. Thank you. So, ladies and gentlemen, with this we come to end of this amazing session. And आपके सेशन से हम सबको ही बहुत प्रेरणा मिली है, and a lot of gratitude and thank you to all of you. I'll just request our moderator, Ms. Kaveri, to present the token of gratitude to all our speakers. मैं श्री मना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कावेरी जी को भी प्लीज़. Thank you so much. Thank you. We now request everyone to please join us for the lunch and be back by 2 o'clock for our next session, which is on collaboratively actioning circularity in plastic packaging and the other parallel session at Sovereign Hall. Thank you.